बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो आपने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हर टॉपिक का अपने आप में एक वेटेज है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक का इक्वल वेटेज आता है और हर टॉपिक को रिलेट करते हुए पढ़ना पड़ता है। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिना पढ़े आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिना पढ़े आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ सकते। तो आपको बहुत सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, प्लस एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं हम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ध्यान से समझे इस चीज को, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहली बार हमने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, जो हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी की शर्त होती थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम बोला मैंने? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है बच्चों ये। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल कौन कौन होते थे? तो वहां आपको सिखाया जाता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दूसरा आपको सिखाया गया था स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और तीसरा एग्जाम्पल होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे तो हम एनर्जी कंजर्व भी करा सकते हैं। कौन सी एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ये सब कॉन्सेप्ट में कहां से लेके आ रही हूं? ये सब कॉन्सेप्ट हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था कि इफ देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, या तो हम ऐसा बोले कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो, या इसको मैं और अच्छी से बोलूं, या इसको मैं और बेटर फॉर्म में बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि इफ वर्क डन बाय all non-conservative forces is zero on all non-conservative forces is zero, so mechanical energy is conserved. Mechanical energy is conserved. ठीक है ना? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती थी? तो इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। So I can say that K initial plus U initial equals to K final plus U final. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी समझाने से पहले मुझे इस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ रही है, मुझे इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसीलिए पड़ रही है कि किसी सिस्टम पे या किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative force, and for conservative force I can define potential energy, and if I can define potential energy also there is only conservative forces acting on the system, or you can say that work done by all non-conservative forces is zero. मतलब अगर non-conservative force है भी और उनका work done अगर zero आ जाता है so I can कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैं उस क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकती हूं। मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, एंड व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी? इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब मैं क्या यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी यहाँ पर, या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी? नहीं, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है वो समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, देखो आपने वहां वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में भी सीखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, या ऐसे बोलो कि मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेल्टा यू, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगी तो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स क्या बन जाएगा? कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स।
So it is minus of work done by electric force. बात समझ में आई? ये कॉमन फॉर्म हो गया, ठीक है, जनरल फॉर्म हो गया जो हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। वहां अगर आप स्प्रिंग फोर्स ले रहे हैं तो यहां पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, यहां आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और अगर आप यहां इलेक्ट्रिक फोर्स ले रहे हैं तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, सो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, देखो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं क्या कर रही हूं, मुझे डेफिनेशन याद नहीं है, बस मुझे फॉर्मूला याद है, तो मैं उसी को डेफिनेशन की फॉर्म में लिख रही हूं। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। देखो समझते हैं बहुत ध्यान से। रेफरेंस याद कीजिए कि जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था तब भी हमने एक रेफरेंस माना था, और मोस्ट कॉमनली वो रेफरेंस क्या मानते थे हम? ग्राउंड, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए सपोज, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि सपोज यहां पर मुझे मास m की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है और ये ग्राउंड है जिससे उसकी हाइट h है, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली थी? mgh। तो वो ये मानते हुए बोली थी कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? 0 है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए भी एक रेफरेंस चुनना पड़ेगा। और जैसा कि हमने पोटेंशियल में पढ़ा था कि वो रेफरेंस जो है वो हम क्या चुनते हैं? इनफाइनाइट चुनते हैं, क्योंकि उसमें r जो होता है वो क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होगी आपकी? 0। मतलब किसी पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट पे दूरी आपकी क्या होगी? इनफाइनाइट पे दूरी पर आपका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? 0, ठीक है। सिमिलरली जब आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी तो आपने क्या माना था कि मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ है और उससे ये स्प्रिंग x कंप्रेस्ड है, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी हाफ के x स्क्वायर। तो वहां नेचुरल लेंथ पे आपने क्या माना था? पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहां पर 0 मानते हुए यहां से x कंप्रेस्ड है, तब आपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा बच्चों? हाफ के x स्क्वायर। तो सिमिलरली हम रेफरेंस किसको मानते हैं हम जनरली? इंफिनिटी क्या होता है? किसी पॉइंट चार्ज से r इक्वल्स टू इनफाइनाइट वाले पॉइंट को, मतलब बहुत दूर वाले पॉइंट को हम क्या मानते हैं? इन्फिनिटी। और उस इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे हम पोटेंशियल को क्या मानते हैं? 0। उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी पार्टिकल को, ठीक है, किसी पार्टिकल को लेट्स से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को r दूरी पे लेके आती हूं, r दूरी पे, तो इस क्यू नॉट को इस क्यू की प्रेजेंस में, इस क्यू नॉट को इस क्यू की प्रेजेंस में इंफिनिटी से लाने में जो मुझे काम करना पड़ेगा, या ऐसे बोलो कि इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे? देखो जब मैं इसको इनफाइनाइट से लेके आऊंगी, लेट्स से मैंने इस दूरी को इनफाइनाइट बोल दिया, ठीक है, ये बहुत बड़ी दूरी होती है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ इनफाइनाइट, ठीक है। मैं यहां से लेके आ रही हूँ, क्यू नॉट पहले इनफाइनाइट पे था, अब मैं इसको धीरे धीरे पास लेके आ रही हूं, ठीक है। तो अब समझना बहुत ध्यान से, कैसे समझेंगे इसको? देखो पेन नहीं मिल रहा रेड, कोई बात नहीं, हम इसी से देखते हैं कि जब ये क्यू नॉट को मैं इधर पास लेके आऊंगी तो इस क्यू का उस क्यू नॉट पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर कायदे से मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तो ये क्यू नॉट जो है वो और दूर भागेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्यू नॉट को इधर r डिस्टेंस पे लेके आने के लिए, पॉइंट P पे लेके आने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट विल बी फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैं कौन हो गई? एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि मुझे इस क्यू नॉट को पकड़ के जबरदस्ती खींच के लेके आना पड़ रहा है, तो मैं कौन हो गई? एक्सटर्नल एजेंट। और किसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ रहा है? सो F इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। F इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब ये क्यू जो क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज F इलेक्ट्रिक। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा।
और मैं धीरे 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 उसको ऐसे खींच खींच के इस पॉइंट पी पर लेके आऊंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि पॉइंट पी पर लेके आने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ा, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ा। अगर मैं इंश्योर कर लूं कि मैं इस क्यू नॉट को बहुत धीरे 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 लेके आ रही हूं, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूं कि डेल्टा के जीरो है ना, काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है, जीरो। तो मुझे पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्यू नॉट को इंफिनिटी से बहुत धीरे धीरे लेके आई हूं पॉइंट पी पर, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो गया, जीरो। अब इस क्यू नॉट पे किसने लोगों ने वर्क किया, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था और एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लग रहा था, दोनों ने वर्क किया है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जीरो माइनस जीरो। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, कैसे बोल सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बात समझ में आ रही है कि देखो कायदे से क्या हुआ कि मैंने जो मेहनत करी ना उसको खींच के लेके आने में, वो मेहनत जो है वो पॉइंट पी पर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे मैंने कोई वर्क किया, ठीक है, मैंने वर्क किया, तो आपने पढ़ा है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपने लाइन पढ़ी है 9th 10th क्लास में। तो क्या हुआ कि जब मैंने क्यू नॉट को इस डायरेक्शन में खींचा और मैंने अपनी जो मेहनत की है उसको खींच के इधर लाने में, वो मेहनत या वो वर्क जो है वो वर्क कहां गया, वो वर्क इस पॉइंट पी पर उस क्यू नॉट के पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है, क्योंकि मैंने जो वर्क किया है वो ठीक ऑपोजिट वर्क किया है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहां पर वो वर्क जो है वो क्या हो गया, सेव हो गया, है ना, यहाँ स्टोर हो गया उसके पास, पॉइंट पी के पास। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक डेल्टा यू, मैं उसको ये भी बोल सकती हूँ कि इट इज वर्क डन बाय मी मतलब एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया वही उस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो रहा है पॉइंट पी पर। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सो आई कैन राइट माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इफ आई एंश्योर। ये कब लगा सकते हैं, ये कब लगा सकते हैं, जब आई इंश्योर दैट कि ये क्यू नॉट को मैं बहुत धीरे 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 लेके आई हूं क्यू पर, मतलब धीरे धीरे का मतलब डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हमने समझने में बहुत टाइम लगाया, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ईदर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफाइन करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कब लगा सकते हैं या कब डिफाइन कर सकते हैं, और थर्ड पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है ना, ये मोटे मोटे तौर पे पढ़ा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें क्या समझना है, तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, बट नहीं है। पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया था, V से, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, U से, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा U से। हम डेल्टा U की डायरेक्ट बात क्यों करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जा सकती, है ना, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना पड़ता है। चलिए, तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था हमने, इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q। ठीक है,
तो यहां से अगर मैं इसको रिप्लेस करूं कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं डेल्टा यू लिख दूं, तो इट इज डेल्टा यू बाय क्यू। तो यहां इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू वी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। और पोटेंशियल को तो आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, बस उसमें क्या करना है, आपको एक क्यू मल्टीप्लाई करना है और आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की गई है, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, ये कि हमने इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को जीरो मानते हुए किसी आर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन किया है। तो पोटेंशियल डिफाइन कर लिया उस आर पॉइंट पे, उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। अब इसको हम बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हैं या आपको ये आसान तभी लगेगा जब आप इस पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे। और वैसे भी आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए क्वेश्चन की ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी तक आप पूरे पार्ट में सिर्फ ये समझ लेते कि डेल्टा यू इज माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और यू कैन से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, काफी है। और फिर डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, काफी है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव रिंग है, एक नेगेटिव रिंग है, दोनों फिक्स्ड है और इसकी रेडियस आर दी है, इसकी भी रेडियस लेट से आर ही मान लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा टफ हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है। इसके सेंटर पे हमने एक प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू छोड़ा है इसके सेंटर पे जिसका मास m है। ग्रेविटी नेग्लेक्ट करनी है आपको। तो जैसे मैं यहां पर छोड़ूंगी तो ये अभी इस इंस्टेंट पे तो इस रिंग की वजह से इस पे फोर्स 0 है, बट इस रिंग की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये हम जानते हैं कि अगर मेरे को इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इस तरफ भागेगा, तो ये पॉइंट सी से होके गुजरेगा। तो जिस समय पे ये पॉइंट सी से होके गुजरेगा उस मोमेंट पे आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, फिर से समझते हैं कि अगर मान लो इस पॉइंट पे इस रिंग की वजह से फोर्स 0 है, क्या जब ये इधर आ जाएगा उसके अट्रैक्शन की वजह से तब भी इस रिंग की वजह से 0 होगा? नहीं, फिर ये रिंग जो है ये इस पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो कुल मिलाकर जब क्यू यहां पर होगा तब इस रिंग की वजह से भी फोर्स इस तरफ लगेगा और इस रिंग की वजह से भी फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको समझना ये है कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अगर हमें इस पॉइंट सी पर वेलोसिटी निकालनी है। तो जब भी वेलोसिटी का वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है कि आप v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दो या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस लगा दो, अगर टाइम नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो क्या हम ये चीज लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस चीज को लगाने की कंडीशन होती थी या शर्त होती थी कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बट क्या एक्सेलरेशन पूरे रास्ते कांस्टेंट है? नहीं। आप देखिए कि अगर यहां पर Q जो है यहां पर एल से, और मैं इस डिस्टेंस को अगर x बोल देती हूं और इस डिस्टेंस को मैं √3r माइनस x बोलती हूं, ठीक है, तो इस Q पर दो फोर्सेस आएंगे, इस रिंग की वजह से भी और इस रिंग की वजह से भी। और रिंग की एक्सिस पे जो फोर्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है KQ, दूरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और इसको स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हुआ। बट ये तो एक रिंग की वजह से, किस रिंग की वजह से? मान लो इस रिंग की वजह से, लेकिन उस रिंग की वजह से भी तो आएगा। तो उस रिंग की वजह से क्या आएगा? q, उसका चार्ज माइनस q हो गया। ठीक है, अच्छा, चार्ज आपने माइनस है तो बेसिकली माइनस की वजह से फोर्स इस तरफ ही लगेगा, तो आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में मान ली है, तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो बीच में प्लस साइन आपने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो KQ डिवाइडेड बाय इसकी दूरी कितनी हो गई? √3r माइनस x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये फोर्स हो गया। अब अगर आप गौर फरमाएं तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो KQ माइनस x है, यहाँ प्लस x है, तो ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? KQ √3r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये चीज आ गई आपकी नेट फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये x पे डिपेंडेंट आ गया।
एक्स पे डिपेंडेंट आने का मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन है आपका, वेलोसिटी तो इस तरफ थी ही, एक्सेलरेशन जो है वो आपका हो गया वेरिएबल। और जब आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए तब आप ये फॉर्मूले तो लगा नहीं सकते। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप ऐसा कर लो कि v इक्वल्स टू वी डीवी बाय सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डीवी बाय ds लगा लो या dx लगा लो, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। आप क्या कर सकते हो, ये फोर्स था, इसको m से डिवाइड कर लो, k क्यू क्यू रूट 3r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और उसको डिवाइड करो 1/m, मतलब मल्टीप्लाई 1/m, और dx को इधर ले जाओ, सो dx इक्वल्स टू v dv हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लो। दोनों रिंग की वजह से फोर्स लिख लिया, फोर्स को डिवाइड कर लिया m से, एक्सेलरेशन आ गया, और v dv बाय dx लगा लो। आप लगा लो इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आपने x क्या माना है, तो x आपका स्टार्टिंग में 0 था, है ना, यहाँ पर आपका x यहाँ पर था पॉइंट, तो x 0 होगा, और जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो x बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, √3r। तो आप लिमिट भी लगा सकते हो 0 से √3r, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ लगेगा, या ऐसे बोलो कि इंटीग्रेशन करने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो उस इंटीग्रेशन से बचने के लिए ही हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एनर्जी मेथड, इंटीग्रेशन से बचने के लिए। इसीलिए हमारे एनर्जी मेथड की इंपॉर्टेंस काफी हद तक बढ़ जाती है, कि चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या फोर्स वेरिएबल हो, इनफैक्ट डायरेक्शन वगैरह भी चेंज हो रही हो, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो आप आराम से एनर्जी मेथड लगा सकते हैं। एनर्जी मेथड मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो व्हाट डज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सेज? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सेज, देखते हैं क्या कहता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। उसकी एक्चुअल शर्त क्या है कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ सिस्टम इज 0, देन वी कैन अप्लाई k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। अब क्या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 100% 0 है सवाल में? तो आप बोलोगे कि इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर एक इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी है नहीं और कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, मैम भन्नाट लगा दो। बट मैं बोलूंगी नहीं, एक चीज आप भूल रहे हो, वो क्या चीज है कि भैया यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड लिखे हुए हैं। फिक्स मतलब कि आपने किसी ना किसी हिंज से उसको फिक्स किया हुआ है, तो वो हिंज उस पर, उन रिंग्स पर, इसका हिंज इसके ऊपर और इसका हिंज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं हिंज फोर्सेस। अगर मान लो वो हिंज नहीं होते तो ये भी तो भागती ना, ये दोनों भी तो अट्रैक्ट होती बेटा। तो ये यहाँ पर अपनी जगह पे फिक्स्ड है क्योंकि हमने इनको हिंज से बांध रखा है, हिंज मतलब कील से, है ना, तो कील से फिक्स कर रखा है हमने, हिंज से फिक्स कर रखा है, तो हिंज फोर्सेस लग रहे हैं। तो वो हिंज फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव भी तो हो सकते हैं। हिंज फोर्सेस के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा कि वो कंजर्वेटिव होते हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। बट हमें फोर्स लगने से मतलब नहीं है, अगर उस फोर्स का वर्क डन 0 मिल जाए तो हम भन्नाट लगा सकते हैं। वर्क डन कैसे 0 होगा कि हिंज फोर्सेस उसी जगह पे लग रहे हैं, रिंग का कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, तो हिंज फोर्सेस लग भी रहे हो तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है F इंटू एस, F डॉट एस। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। उसने ये थोड़ा ना बोला कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट होने चाहिए, उसने बोला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होना चाहिए, तो हम लगा सकते हैं। तो यस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग सकते हैं एंड दैट कैन बी हिंज फोर्स, और हिंज फोर्सेस का वर्क डन 0 है क्योंकि रिंग फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हम भन्नाट एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में के इनिशियल, शुरुआत में क्यों यहां पर था, तो आपने रिलीज किया था तो के इनिशियल 0। कौन सी एनर्जी आएगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कैसे लिखी जाएगी, Q इंटू वी इनिशियल। फिर यहां भागते भागते उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv² प्लस Q, और इस पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। अब Q वी इनिशियल कैसे लिखेंगे, तो वी इनिशियल मतलब जब Q यहां पर है, ठीक है ना, देखते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे। Q यहां पर है तो Q इस रिंग के सेंटर पे बेटा, और उस रिंग के एक्सिस पे है। सेंटर पे फॉर्मूला होता है KQ बाय R, और एक्सिस पे फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। चलिए, तो इसके सेंटर पे है तो KQ बाय R, और उसके एक्सिस पर है सो K, इसका चार्ज माइनस Q है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो इसकी रेडियस R है, एंड ये डिस्टेंस कितनी है, √3R, सो R स्क्वायर प्लस √3R का स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 2R।
इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्यू वी फाइनल। अब पॉइंट यहां पर आ गया, चार्ज यहां पर आ गया, तो इसकी एक्सिस पे हो गया और इसके सेंटर पे हो गया। तो इसके सेंटर पे तो के, इसका खुद का चार्ज -2q था और इसकी खुद की रेडियस कितनी थी r, ठीक है, इसकी खुद की रेडियस कितनी थी r, और इसके एक्सिस पे आ गया तो प्लस के क्यू, जो ये डिस्टेंस r स्क्वायर है और ये डिस्टेंस √3r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो 2r ये आ गया। अब देखो यहां पर ये क्या दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है आपका कि के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय 2r, मतलब +1 माइनस हाफ, तो प्लस हाफ, तो के 2r हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 2r, माइनस हाफ दिख रहा है, ठीक है ना। सो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 2r, इधर लेके आएंगे तो हाफ और हाफ जुड़ के क्या हो जाएगा +1, ठीक है, तो मैं यहां पर लेके आ रही हूं और ये हो जाएगा +1, मतलब हाफ और हाफ मिलके +1। सो नाउ v विल बी इक्वल्स टू √2 q k q, है ना, डिवाइडेड बाय m r, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में थ्योरी कम है, मोस्टली आपका क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन या ऐसे बोलो एप्लीकेशन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एडवांस लेवल के, थोड़े मेंस लेवल के क्वेश्चन की सीरीज लेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।